बता दें कि पहली बार कैराना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह कैराना में लोगों से मुलाकात की और पर्चे बांटे। पलायन वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर की मुलाकात, पूछा अब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। पहले लोग पलायन करते थे, अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं ने ली अमित शाह के साथ सेल्फी। गृह मंत्री बनने के बाद शाह का ये पहला कैराना दौरा। तो पहली बार गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह कैराना पहुंचे और कैराना में लोगों से मुलाकात की और पर्चे बांटे। पलायन वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर उन्होंने मुलाकात की और उन लोगों से पूछा कि अब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। पहले लोग पलायन करते थे, अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं ने ली अमित शाह के साथ सेल्फी। गृह मंत्री बनने के बाद शाह का ये पहला कैराना दौरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिलचस्प तस्वीर, भाजपा के पोस्टर्स पर अपर्णा और संघमित्रा। महिला सुरक्षा की प्रतीक के रूप में अपर्णा और संघमित्रा की तस्वीर। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा। भाजपा सरकार में महिला सुरक्षा की प्रतीक अपर्णा और संघमित्रा। तो दिलचस्प तस्वीर यहां पर नजर आई। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिलचस्प तस्वीर है, जहां पर भाजपा के पोस्टर्स पर अपर्णा और संघमित्रा की तस्वीर नजर आई। महिला सुरक्षा की प्रतीक के रूप में अपर्णा और संघमित्रा की तस्वीर यहां पर नजर आई। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा। भाजपा सरकार में महिला सुरक्षा की प्रतीक अपर्णा और संघमित्रा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण की। तो चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की। यूपी सरकार पर आजम खान का बड़ा आरोप, मुकदमा चलाने में देरी कर रही है यूपी सरकार। चुनाव प्रचार मेरा अधिकार, आजम खान। तो ये बयान भी आजम खान की तरफ से दिया गया। तो आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आजम खान। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की है। यूपी सरकार पर आजम खान ने बड़ा आरोप भी लगाया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि मुकदमा चलाने में देरी कर रही है यूपी सरकार। चुनाव प्रचार मेरा अधिकार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर में दिलचस्प मुकाबला। पहली बार आजम परिवार और नवाब खानदान आमने सामने। जेल में रहते हुए 10वीं बार चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री आजम खान। आजम खान को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनौती देंगे नावेद मियां। रामपुर में दोनों प्रभावशाली परिवारों की राजनीतिक अदावत। काजिम अली खान उर्फ नावेद पहली बार आजम खान के सामने। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला को चुनौती देंगे नावेद के पुत्र हमजा। इसवार टांडा सीट पर आमने सामने अब्दुल्ला और हमजा मियां। तो दिलचस्प यहां पर ये मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सीट भी हो जाती है और ऐसे में ये मुकाबला भी। तो वहीं पहली बार आजम परिवार और नवाब खानदान आमने सामने होंगे। जेल में रहते हुए 10वीं बार चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री आजम खान। आजम खान को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनौती देंगे नावेद मियां। रामपुर में दोनों प्रभावशाली परिवारों की राजनीतिक अदावत है। काजिम अली खान उर्फ नावेद पहली बार आजम खान के सामने। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला को चुनौती देंगे नावेद के पुत्र हमजा। इसवार टांडा सीट पर आमने सामने अब्दुल्ला और हमजा मियां। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी समय। 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के चलते चुनाव आयोग ने लिया है बड़ा फैसला। 5 राज्यों में चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी जारी रखने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने वर्तमान परिस्थितियों से कराया है रूबरू। कोरोना हालात पर समीक्षा के बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को बढ़ाने का फैसला लिया है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सभी आयुक्त और उपायुक्त हुए शामिल। 5 राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव भी वर्चुअली इस बैठक से जुड़े। तो वर्चुअल तौर पर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में क्या चुनावी रैलियों को इजाजत दी जाए। तो अब ऐसे में 22 तारीख वो तारीख है जब तक के लिए रोक लगा दी गई थी रोड शोज पर, बड़ी रैलियों पर। और आज ये अहम फैसला सामने आना था और उसके बाद ये फैसला सामने आया और पाबंदियां उसी तरीके से जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के चलते चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 5 राज्यों में चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी रहेगी
और ये पाबंदी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। पांचों राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने वर्तमान परिस्थितियों से रूबरू कराया। कोरोना हालात पर समीक्षा के बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सभी आयुक्त और उपायुक्त शामिल हुए। पांचों राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव भी वर्चुअली इस बैठक से जुड़े। चुनाव लड़ने का मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। कांग्रेस हाईकमान करेगा प्रियंका को टिकट देने का फैसला। प्रियंका के मुताबिक अब तक चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं। चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं कि मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक्टिव भी नजर आ रही थी, तो अब ऐसे में ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस प्रियंका गांधी हो। पर अब ऐसे में उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो चुनाव लड़ सकती है, पर ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि सीएम फेस वो हो। तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने का मतलब, ये कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वो लड़ सकती हैं। कांग्रेस हाईकमान करेगा प्रियंका को टिकट देने का फैसला। तो प्रियंका के मुताबिक अब तक चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं है। चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। अर्चना गौतम के कारण चर्चा में मेरठ की हस्तिनापुर सीट। हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम मॉडल और फिल्म अभिनेत्री होने से लाइमलाइट में है। अर्चना गौतम भले ही जीत नहीं सकती, लेकिन अर्चना गौतम ने हलचल मचा दी है। हस्तिनापुर के विधायक राज्य मंत्री दिनेश खटीक भाजपा उम्मीदवार, पूर्व विधायक योगेश वर्मा सपा रालोद उम्मीदवार, बसपा ने हस्तिनापुर सीट से दिया है संजीव जाटव को टिकट। हस्तिनापुर सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। सवर्ण मतदाताओं पर निर्भर है दलित उम्मीदवारों की हार और जीत। तो अब ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अर्चना गौतम के कारण मेरठ की हस्तिनापुर सीट चर्चाओं में है। हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है अर्चना गौतम। मॉडल और फिल्म अभिनेत्री होने से लाइमलाइट में है अर्चना गौतम। तो वही भले ही जीत नहीं सकती, लेकिन अर्चना गौतम ने हलचल मचा दी है। हस्तिनापुर के विधायक राज्य मंत्री दिनेश खटीक भाजपा उम्मीदवार, पूर्व विधायक योगेश वर्मा सपा रालोद उम्मीदवार, बसपा ने हस्तिनापुर सीट से दिया है संजीव जाटव को टिकट। तो वहीं हस्तिनापुर सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। सवर्ण मतदाताओं पर निर्भर है दलित उम्मीदवारों की हार और जीत। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले दो नेताओं ने भाजपा छोड़ी। मनोहर पर्रिकर के पुत्र उत्पल पर्रिकर ने भाजपा छोड़ी है। पंजिम से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उत्पल। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी भाजपा छोड़ी है। मेंड्रम सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लक्ष्मीकांत पार्सेकर। तो दो बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है बीजेपी के लिए। हालांकि बड़ी वजह जो है दोनों के वो यही है कि उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। तो गोवा विधानसभा चुनाव से पहले दो नेताओं ने भाजपा छोड़ी है। मनोहर पर्रिकर के पुत्र उत्पल ने भाजपा छोड़ी है। पंजिम से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उत्पल। तो वहीं गोवा की पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी भाजपा का साथ छोड़ा है। मेंड्रम सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लक्ष्मीकांत पार्सेकर। रैलियां और सभाएं अभी अनलॉक नहीं। 5 चुनावी राज्यों में रैलियों सभाओं पर बैन जारी है। कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद आयोग का ये फैसला। रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां जारी रखने पर बनी है सहमति। सूत्रों के अनुसार 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल रोक पहले 22 जनवरी तक लगा रखी थी चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक। तो पहले 22 जनवरी तक रैलियों, जनसभाओं पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 15 जनवरी के बाद जो फैसला सामने आया उसमें यह तय कर दिया गया था कि 300 लोगों की छोटी छोटी सभाएं हो सकती है, जहां पर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। पर अब ऐसे में आज 22 जनवरी और इस दिन बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला सामने आया कि आगे भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए रैलियों और सभाओं पर ये रोक जारी रहेगी, पाबंदी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के वकीलों ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ वकीलों का पत्र। 157 वकीलों ने सीजेआई और कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे को भेजा है पत्र। कल्याण बनर्जी पर महिला वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। पद का दुरुपयोग कर कुछ महिला वकीलों का फायदा पहुंचाने का आरोप है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी शिकायत की है। बंगाल के वकीलों ने की कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो ये पूरा मसला है पश्चिम बंगाल का, जहां पर पश्चिम बंगाल के वकीलों ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ वकीलों का पत्र 157 वकीलों ने सीजेआई और कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे को ये पत्र भेजा है। कल्याण बनर्जी पर महिला वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पद का दुरुपयोग कर कुछ महिला वकीलों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी शिकायत की है। बंगाल के वकीलों ने की है कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर का परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही वहां चुनाव होंगे। शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने पर कहा, मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अगस्त 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद फरवरी 2020 में परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में 6 अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बयान, और उसी के साथ अब अटकलें यही लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर का परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही वहां चुनाव होंगे। शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने पर भी कहा कि मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अगस्त 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद फरवरी 2020 में परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए अतिरिक्त आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में 6 अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, अधिकतम की सीमा नहीं। 2000 के बाद से प्रत्याशियों के चुनाव में उम्र पर विशेष ध्यान नहीं, इसलिए 30 से लेकर 80 वर्ष तक के जनप्रतिनिधियों का चुनाव। इस बार भाजपा ने 75 वर्ष पार लोगों को नहीं दिए टिकट। बाकी सपा, कांग्रेस, सभी पार्टियां भी दे रही हैं युवाओं को महत्व। जीतने की क्षमता के साथ युवा होना उम्मीदवार की विशेष योग्यता। तो ये तो तय है कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, पर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 2000 के बाद से प्रत्याशियों के चुनाव में उम्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए 30 से लेकर 80 वर्ष तक के जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है। इस बार भाजपा ने 75 वर्ष पार लोगों को नहीं दिए हैं टिकट। बाकी सपा, कांग्रेस, सभी पार्टियां युवाओं को महत्व दे रही है। जीतने की क्षमता के साथ युवा होना उम्मीदवार की विशेष योग्यता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने पर 3 माह बाद ही लगेगी वैक्सीन। ये नियम कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक पर होगा लागू। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने लिखा है ये पत्र। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, और इस मुद्दे के जरिए ये बात उन्होंने कही है कि जो नियम है उनमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही ये बदलाव किया जा रहा है। तो उसे आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसे कोरोना का टीका रिपोर्ट नेगेटिव आने के 3 माह बाद ही दिया जाएगा। ये नियम एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा। केंद्र ने अपने पत्र में कहा, नियमों में वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर बदलाव किया गया है। दरअसल 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की दी गई है मंजूरी। वहीं बुजुर्गों व फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से एहतियाती खुराक शुरू की गई थी। इसी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। तो तमाम अहम बदलाव नियमों में किए गए हैं। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में ये बदलाव किए हैं और अब कोरोना संक्रमित पाए जाने पर 3 माह बाद ही लगेगी वैक्सीन। ये नियम कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक पर होगा लागू। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने ये पत्र लिखा है। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसे कोरोना का टीका रिपोर्ट नेगेटिव आने के 3 माह बाद ही दिया जाएगा।
ये नियम एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा। केंद्र ने अपने पत्र में कहा कि नियमों में वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर बदलाव किया गया है। दरअसल 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी दी गई थी। वहीं बुजुर्गों व फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से एहतियाती खुराक शुरू की गई थी। इसी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए के विरोध से जुड़ा प्रकरण। दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ हुए थे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में हुई थी 22 मौतें। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का भी हुआ था नुकसान। 10 जिलों में नुकसान की भरपाई के लिए 500 से ज्यादा नोटिस, 3 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि की वसूली के लिए सरकारी नोटिस। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा प्रकरण। और आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध से जुड़ा ये पूरा प्रकरण। दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ हुए थे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में हुई थी 22 मौतें। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। 10 जिलों में नुकसान की भरपाई के लिए 500 से ज्यादा नोटिस, तो वहीं 3 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि की वसूली के लिए सरकारी नोटिस। म्यांमार में सरकार की तानाशाही, लोगों का पलायन। 5 जनवरी से अब तक मिजोरम में करीब 2000 लोगों का प्रवेश भारत में प्रवेश कर रहे हैं। म्यांमार के लोगों की मदद कर रही एनजीओ। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने किया था तख्ता पलट। इसके बाद से म्यांमार के चीन प्रांत में सैनिकों का कहर। चीन प्रांत से लगती मिजोरम की 510 किलोमीटर सीमा जुलाई अगस्त में चीन प्रांत से मिजोरम पहुंचे थे। 15,000 लोग म्यांमार में। प्रांत के लोगों ने बनाई चीन नेशनल आर्मी। चीन प्रांत में जारी विरोध को शांत करने में नाकाम रही सेना। तो आपको बता दें कि म्यांमार में सरकार की तानाशाही, लोगों का पलायन, ये देखने को मिल रहा है। एक और सरकार की तानाशाही जारी है तो वहीं दूसरी ओर लोगों का पलायन भी जारी है। 5 जनवरी से अब तक मिजोरम में करीब 2000 लोगों का प्रवेश देखा गया। भारत में प्रवेश कर रहे म्यांमार के लोगों की मदद कर रही है एक एनजीओ। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने किया था तख्ता पलट। इसके बाद से म्यांमार के चीन प्रांत में सैनिकों का कहर है, तो वहीं चीन प्रांत से लगती मिजोरम की 510 किलोमीटर सीमा जुलाई अगस्त में चीन प्रांत से मिजोरम पहुंचे थे 15,000 लोग। म्यांमार में चीन प्रांत के लोगों ने बनाई चीन नेशनल आर्मी। चीन प्रांत में जारी विरोध को शांत करने में नाकाम रही सेना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।